हेलो दोस्तों। तो आइए आज हम बात करेंगे संधि की पहचान की कि दिए गए शब्दों को एक बार में देखते ही कैसे पहचान लिया जाए कि वो इन संधियों में से कौन सी संधि का शब्द है। सबसे पहले तो हम इसकी समझ की चर्चा करते थे कि जब तक सारी चीज़ें याद नहीं होंगी तब तक हम उसे पहचान नहीं सकते। मूल शब्दों की चर्चा होती थी कि सबसे पहले मूल शब्द क्या क्या उसमें जुड़े हुए हैं फिर उसके बाद तब हम उसकी पहचान करते थे। जैसे रामाधार है तो उस स्थिति में हमें ये समझ निकालनी पड़ती थी कि उसमें कौन कौन सा शब्द है। तो पहले हम ये तय करते थे कि एक शब्द तो इसमें राम है, फिर उसके बाद आधार है, और इस प्रकार धन आ मिल करके आ हुआ है, तब हम कहते थे कि यह दीर्घ संधि है। लेकिन यहाँ हम चर्चा करेंगे उन जादुई समझों की जिसके जरिए शब्द जो संधि है उसको देखते ही पहचानने की। तो जो अगर याद रखिए दीर्घ संधि के लिए क्या क्या जरूरी है। दीर्घ संधि के लिए उसमें मौजूद होगा सबसे पहले दीर्घ स्वर। उसमें या तो आ होगा या तो बड़ी ई या तो बड़ा। बीच में कहीं भी जैसा कि हम कह सकते हैं रामाधार है, हरीश है, वधूत्सव है, यहां देखेंगे तो दोनों में जो स्वर इस्तेमाल किए गए हैं यहाँ दोनों ही स्वर दीर्घ हैं। तो ऐसी स्थिति में यह दीर्घ है तो निश्चित तौर पर इसमें दीर्घ संधि ही होगी। यह मान के चलिए कि यह लगभग 90% यह ट्रिक पूरी तरह से एकदम फॉलो करती है। और देखते ही थोड़ी सी जो अगर शब्दों की समझ है तो आप तय कर सकते हैं कि वह कौन सी संधि है। तो जो अगर दीर्घ स्वर आए हुए हैं शब्द के भीतर तो हम कह सकते हैं कि वह दीर्घ संधि है। गुण संधि के अंतर्गत गुण स्वर की चर्चा होती है। इसमें या तो इसमें विकार होने पर क्या होता है, या तो ए होता है या तो ओ होता है और या तो और होता है। जैसे महेश, महाधनीश और महोदय, सूर्योदय। अब देवर्षि कह लीजिए या महर्षि कह लीजिए या सप्तर्षि कह लीजिए, इन सब में अब ये देखिए महेश, महोदय, देवर्षि, जो अगर इसको आराम से पढ़ेंगे तो अर का उच्चारण यहाँ होता है देवर्षि। तो हम सिर्फ इनको ख्याल रख करके ध्यान दें, उनका उच्चारण करें, उनमें जो अगर यह आता है तो सीधे तौर पर गुण संधि। वृद्धि संधि के अंतर्गत स्वरों की पहचान होती है
अए और औ। जो अगर संधि वाले शब्द में इनका आगम होता है तो सिर्फ इनके जरिए ही हम तय करते हैं कि वह संधि और कुछ नहीं बल्कि वृद्धि संधि है। जैसे कि एकैक, मतैक्य, जलौघ, वनौषधि। यण संधि में य, व, र, दिखता है। अब देखिए, जो अगर ई का य हुआ है तो य के पहले कोई स्वरहीन शब्द होगा, जैसे प्रतीक। ऊ का व होता है तो व के पहले भी कोई स्वरहीन शब्द होगा, जैसे वध्वागम। स्वागत। यानी कि य और व के पहले आने वाले जो व्यंजन होंगे वह स्वरहीन होंगे। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि वह यण संधि का संधि युक्त शब्द है। र के लिए री का र बनता है तो अक्सर मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, मात्रादेश या पित्रादेश ही बनता है। इसमें ज्यादातर इसी से संबंधित मातृ, पितृ, भ्रातृ इत्यादि से संबंधित जुड़े हुए शब्द ही इस संधि के अंतर्गत आते हैं, जिसमें री का इस्तेमाल होता है और री को र में परिवर्तित किया जाता है। अयादि संधि में सबसे पहले तो यह जान जाइए कि इसके अंतर्गत नयन, चयन, शयन, नाविक, साविक, पवन, गमन इत्यादि शब्द आते हैं। तो इसमें हमें शब्दों को पढ़ने पर यदि अय, आय, अव, आव का आभास होता है तो हम कहते हैं कि यह अयादि संधि है। जैसे ध्यान दीजिए, नयन, तो इसमें क्या है, न के उच्चारण के बाद अय का आगम होता है, नयन। चयन पढ़ें तो चयन, च में अ जुड़ा हुआ है, य साथ में लेंगे तो अय हो जाता है। जैसे नायक है, नायक में न के बाद आय है, पवन है, नाविक है, इस तरह के शब्द जो भी दिख रहे हैं जिनमें इनके उच्चारण की संभावना बनती है या पढ़ते समय इनका उच्चारण होता है, जैसे नयन, नायक, पवन, इसमें अव का आगम होता है।
नाविक, नाविक, नौ के साथ आव आता है। तो इस तरह से इन शब्दों में हम देखते हैं कि अय, आय, अव, आव का आगम होता है। तो इस तरह से यह अयादि संधि के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरह हम इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रख करके आसानी से बिना किसी लाग लपेट के बहुत ज्यादा चीजें याद रखने न रखने के बावजूद भी आसानी से इन स्वर के अंतर्गत आने वाले स्वरयुक्त, स्वर संधि युक्त जो शब्द हैं उन्हें हम तय कर सकते हैं कि वह दीर्घ है कि गुण है कि वृद्धि है कि यण है कि अयादि है। और इस तरह हम परीक्षाओं में बिना समय बर्बाद किए एक क्षण में ही उन्हें पहचान कर उनकी सही जगह तय कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जादुई समझ के साथ। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके।